हेलो लर्नर्स, वेलकम टू डे 9 जहाँ पे हम रिवाइज करेंगे आपका फुल बायोलॉजी और क्लास 12 बोर्ड्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से। देखो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, बेसिकली सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो आपके प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में भी। सो देखो पॉपुलेशन क्या होता है, जब एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज मिलके बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज मिलके बनाते हैं आपका पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमारे पास सबसे बड़े यूनिट आती है एनवायरनमेंट की। सो एक एनवायरनमेंट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है बायोम। बायोम के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सारा वेजिटेशन टाइप एसोसिएटेड विद फौना। उसको भी जो प्लांट्स वहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जो भी वेजिटेशन वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं बायोम। अब बायोम भी हमारे 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज डेजर्ट, देन ग्रासलैंड, टुंड्रा एंड रेन फॉरेस्ट। अब जो ग्रासलैंड है ये सबसे बड़ा है, बिगेस्ट आपको जो देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूं कि हाँ बहुत क्लाइमेटिक रीजन की जो आपको चेंज देखने के लिए मिलता है, वो रेन फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटीज भी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, रिच होता है ये बायोडाइवर्सिटी में, तो ये चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे एबायोटिक और बायोटिक आपको देखने के लिए मिलते हैं इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कौन कौन से होते हैं आपके, यानी कि जो लिविंग नहीं होंगे। तो टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट एंड सॉइल, इस पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का नेचर। अब जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल। यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म है जो आराम से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेंगे, जैसे कि आपका आर्ची बैक्टीरिया हो गया। सो बैक्टीरिया की जो आपका सेल वॉल होती है वो बहुत इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट आराम से कर लेंगे, उनको कुछ इफेक्ट नहीं होगा उस चीज में। ओके, तो नेक्स्ट वन इज स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल क्या होगा, अगर हल्का सा भी टेम्परेचर घटा या फिर बढ़ा तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उस चीज को, और वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो ये होते हैं आपका स्टीनोथर्मल। द नेक्स्ट वन इज वाटर। देखो वाटर के अंदर बात आती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन आपके सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे जैसे सॉल्ट की कंसंट्रेशन वेरी करेगी वैसे वैसे आपको देखने के लिए मिलेगा उसका नेचर। तो अगर बहुत ज्यादा आपका सेलिनिटी वाली एरिया पे रह रहा है, बहुत ज्यादा सेलिनिटी, हाई सेलिनिटी मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरी हेलाइन। और यूरी हेलाइन कौन सा एनिमल है आपका, सैल्मन। सैल्मन जो आपकी फिश होती है वो आपकी यूरी हेलाइन है। फिर ये आपकी स्टीनो हेलाइन। स्टीनो हेलाइन क्या होती है, जो बहुत कम सेलिनिटी वाले रेंज पे रहे, और ज्यादा अगर आपने दिया तो ये खराब हो जाएगी। तो इसमें आती है आपकी शार्क। एक में आ गई आपकी सैल्मन और एक में आ गई आपकी शार्क। फिर यहाँ पे उसके साथ साथ आपको लाइट देखने के लिए मिलता है। तो लाइट प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो कैसे सरवाइव करेंगे, और हमारा भी फिर सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। देन सॉइल। फिर यहाँ पे आपके पास बायोटिक एजेंट में देखने के लिए मिलते हैं आपको लाइक आपके अलग अलग फीचर्स हो गए, जैसे कि पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर। ये हम आगे पढ़ेंगे जब इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम स्पीशीज का। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है हीमियोस्टेसिस टर्म। ये जो हीमियोस्टेसिस टर्म है इसका मतलब क्या है, हीमियोस्टेसिस एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा टर्म है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे भी 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर 1 रेगुलेटर, नंबर 2 कन्फर्मर्स एंड 3 जो माइग्रेट करते हैं या फिर सस्पेंड हो जाते हैं। कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, इनमें डिफरेंस क्या है, देखो रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि बाहर का जो एक्सटर्नल आपका टेम्परेचर है और जो इंटरनल टेम्परेचर है उसके हिसाब से इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखे, रेगुलेट करते रहे। ओके, रेगुलेट इनका होता ही रहेगा आराम से पूरा इनका टेम्परेचर बॉडी का जो है। लेकिन कन्फर्मर्स में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो हमारे कन्फर्मर्स होते हैं वो उनमें ये देखने के लिए मिलता है जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे अंदर का उसके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर भी चेंज देखने के लिए मिलता है। सपोज कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर बाहर का 40 डिग्री सेल्सियस है तो उनके अंदर की बॉडी का भी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उनके टेम्परेचर।
ओके, तो वो चेंज होता रहता है, जो बाहर का टेम्परेचर है वही अंदर का टेम्परेचर है, इनका वैरी करता रहता है। और ये जो माइग्रेशन और सस्पेंशन है, ये होता है माइग्रेट करना, मतलब वहां से चला जाना। तो जैसे कि हमारी स्पैरोज होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती है। अगर हमारे सस्पेंडिंग स्टेट हो गई, तो आपने एक स्टेट सुनी होगी हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन में बियर चला जाता है, तो बियर क्या करता है, सस्पेंडेड स्टेट में जाता है। या फिर स्नेल और फिश, ये हमारे करते हैं एस्टिवेशन। तो एक वर्ड होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या वर्ड है, जिसमें स्नेल और फिशेस क्या करते हैं, समर कंडीशन में चले जाते हैं सस्पेंडेड स्टेट में। एक स्टेट होती है डायपॉज। डायपॉज एक ऐसी स्टेट है जिसमें जू प्लांक्टन सस्पेंडेड स्टेट में चले जाते हैं। तो ये जू प्लांक्टन की सस्पेंडेड स्टेट है, राइट। फिर यहाँ पे कुछ अडेप्टेशंस देखने के लिए मिलती है। ये अडेप्टेशंस क्या है, देखो, प्लांट हो या फिर कोई भी एनिमल हो, वो कुछ अडेप्ट करता है ताकि वो उस जगह पे रह सके। तो अडेप्टेशन इन कैंगरू रैट। अब देखो, कैंगरू रैट डेजर्ट एरिया में रहता है। तो डेजर्ट एरिया में हम सब जानते हैं वाटर मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। तो डेजर्ट एरिया में वो इसलिए रहता है ताकि उस कंडीशन में रह के वो वहां पे सरवाइव कर सके। और वो सरवाइव कैसे कर पाता है, जो अपना मेटाबॉलिज्म है उसमें से वो अपना कंसंट्रेटेड यूरिन निकालेगा, ताकि कम जो वाटर का लॉस हो पाए। तो वो क्या करेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी से लॉस कम होगा वाटर का, और इसकी तरीके से वो जिंदा रह पाएगा। तो ये एक उसकी अडेप्टेशन हो गई, जिसकी वजह से वो वहां पे उस आपका एक्सट्रीम जो देखने के लिए मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट का क्लाइमेट, वहां पे सरवाइव कर पा रहा है। दूसरा वो क्या करेगा, जितना भी उसकी बॉडी में जो फैट होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है वाटर। तो जैसे हमारी बॉडी में नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में देखने के लिए मिलता है, जितना भी ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट का, उसका जो बाय प्रोडक्ट वाटर का होता है। तो उसे अगर वाटर मिले भी नहीं, वो कभी पानी पीता भी नहीं, उसकी बॉडी में इंटरनल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है उसके ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के थ्रू। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स कौन से होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स मीन्स जेरोफिटिक प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स मीन जेरोफिटिक प्लांट। जेरोफिटिक प्लांट या फिर डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं, ये आपके ऐसे प्लांट है जो कि कैंप पाथवे करते हैं। ओके, ये अंडरगो करते हैं कैंप पाथवे। कैंप पाथवे क्यों अंडरगो कर रहे हैं, ताकि कम से कम लॉस हो सके प्लांट के थ्रू। अगर कैंप पाथवे नहीं करेंगे, क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा आपका वाटर लॉस हो जाएगा प्लांट से, और डेजर्ट एरिया में नहीं सरवाइव कर पाएंगे। मैमल्स कोल्ड रीजन। मैमल्स कोल्ड रीजन इसमें क्या है, इसमें बेसिकली यहाँ पे जो भी मैमल्स होते हैं या फिर बर्ड आप कह सकते हो, उनकी बॉडी का जो साइज होता है, टेम्परेचर जो मतलब उनकी बॉडी पार्ट्स का जो साइज होता है अकॉर्डिंग टू बर्डमान रूल, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे आपको बॉडी पार्ट का जो साइज है वहां पे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस पे दो रूल है वैसे तो, एक तो बर्जमान का रूल है, एक एलन रूल है। ओके, जो कि आपकी बुक में दे रखा है। तो एक एलन का रूल है और एक बर्जमान का रूल है। सो अकॉर्डिंग टू बर्जमान रूल, जैसे जैसे आपका बॉडी का साइज इंक्रीज होता जाएगा मैमल्स और बर्ड का, वैसे वैसे क्या होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसकी बॉडी का साइज भी इंक्रीज होगा। तो सपोज कर लेते हैं, अगर कोई एक जगह है पर्टिकुलर डेजर्ट एरिया में, तो डेजर्ट एरिया में आपको कैमल देखने के लिए मिलता है। उसकी बॉडी का साइज काफी ज्यादा, बॉडी पार्ट का साइज काफी बड़ा बड़ा होता है, उसके जो ईयर्स होते हैं काफी बड़े होते हैं साइज में। अगर हम बात कर ले पोलर बियर की, तो पोलर बियर आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा आइसी एरिया में। सो वहां पे उसके जो ईयर्स होते हैं, उसके जो हैंड्स होते हैं, वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं साइज में। यही रीजन है बर्जमाल रूल के अकॉर्डिंग। नाउ अडेप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ट। अडेप्टेशन कैसे, यहाँ पे डेजर्ट लिजर्ट क्या करती है, आपका बिहेवियरल अडेप्टेशन शो करती है। बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या होता है, वो अगर बहुत तेज धूप है तो वहां चली जाएगी, सन का बास्क लेगी और फिर आ जाएगी। फिर जब उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, फिर वो जाएगी, सन का बास्क लेगी और आ जाएगी। तो ये चीज देखने के लिए मिलती है अडेप्टेशन इन डेजर्ट लेजर्ट में। हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमन। हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमन का क्या मतलब है, देखो क्या होता है, जब भी हम हिली एरियाज पे जाते हैं तो हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है विच इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। ज्यादा वहां पे जाने की वजह से आपको क्या होता है, जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती तो डिजोल्व नहीं हो पाती आपका आरबीसी में। इसकी वजह से आपको एक सिकनेस देखने के लिए मिलती है, नौसिया फीलिंग होती है आपको, फेटिगनेस लगता है। तो ये सारे आपके देखने के लिए मिलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के कुछ सिम्टम्स आप बोल सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे
आपके एज पिरामिड जो कि आपको देखने के लिए मिलते हैं। एज पिरामिड इंपॉर्टेंट है और इसको हम लाइक अलग से कर लेंगे पार्ट आपका एज पिरामिड का, ओके, एक सेशन में। नेक्स्ट है आपका जो भी टाइप ऑफ इंटरेक्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं एनवायरनमेंट में, वो हमें देखना है, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म से। सो म्यूचुअलिज्म में आपको क्या देखने के लिए मिलता है टाइप ऑफ इंटरेक्शन में। सो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दो स्पीशीज है S1 एंड S2। ये S1 और S2 कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे एक दूसरे को, ये देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो S1 है ये इसके साथ और ये जो S2 है ये इसके साथ मिलके करेंगे दोनों एक पार्टनरशिप, और यहाँ पे दोनों को फायदा होगा। दोनों को क्या होगा, फायदा, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, बेनिफिट। दोनों को बेनिफिट होगा, तो इस वाली रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। इसमें आप सिम्बायोसिस भी कहते हैं, मतलब दोनों को ही आपका प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी इसमें हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। कैसे, जैसे कि लाइकेन हो गया। तो लाइकेन में हमारा क्या होता है, एक हमारा एल्गी पार्ट होता है और एक एंड दूसरा पार्ट होता है हमारा फंजाई का। तो इसमें क्या होता है, जो एल्गी होती है वो आपकी फोटोसिंथेटिक है नेचर में, तो वो फूड का प्रिपरेशन करती है। और फंजाई आपको देखने के लिए मिलता है, उससे चुरा के फंजाई फूड खाता है, ओके। ऐसी माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा भी अनदर एग्जाम्पल है आपका किसका, म्यूचुअलिज्म का। सो म्यूचुअलिज्म आपको किस में देखने के लिए मिलता है, माइकोराइजा। फर्स्ट तो आ गई आपकी माइकोराइजा, सेकंड हो गई आपकी लाइकेन आप बोल सकते हो। थर्ड आपको क्या देखने के लिए मिलता है, थर्ड आपको देखने के लिए मिलता है फिग में, वास्क में। फिग और वास्प एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिग जो है ये आपका प्लांट है और वास्प जो है ये आपकी इंसेक्ट है। अगर फिग है तभी वास्प है, वरना इसके बिना ये पॉलिनेट नहीं हो पाएगा। ऐसे बी और ऑर्किड, बी क्या मतलब, यहाँ पे दोनों का काम, इन दोनों का काम क्या है, पॉलिनेशन का। ये दोनों पॉलिनेशन करवाती है। अगर ये नहीं होंगे तो पॉलिनेट नहीं हो पाएगा ऑर्किड और ना आपका फिग प्लांट। यहाँ पे क्रोकोडाइल और इसका क्या है, क्रोकोडाइल एंड बर्ड। बर्ड क्रोकोडाइल के माउथ में जाके जितना भी फंसा हुआ खाना है वो निकालती है, तो और उसे क्या मिलता है, खाना मिल जाता है बर्ड को। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म देखने के लिए मिलता है। ऐसी हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे दो स्पीशीज है S1 एंड S2। S1 एक स्पीशीज है, X2 एक स्पीशीज है। यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये दोनों इंटरैक्ट करेंगी, ये दोनों इंटरैक्ट करेंगी। तो कोई भी एक स्पीशीज को क्या होगा, आपका फायदा होगा और एक स्पीशीज को कुछ नहीं होगा। तो एक स्पीशीज को फायदा होगा, एक स्पीशीज को कुछ नहीं, ना तो इसका हार्म होगा ना इसे बेनिफिट होगा, ना इसका हार्म होगा ना इसे बेनिफिट होगा। ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है कमेंसलिज्म में। अब कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से है, एपीफाइट्स, ग्रोइंग ऑर्किड्स ऑन अ मैंगो ब्रांच। देखो मैंगो ब्रांच पे, अगर ये मैंगो ब्रांच है सपोज कर लेते हैं, और इसके ऊपर ऑर्किड्स ग्रो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ऑर्किड्स को स्पेस मिल गई ग्रो करने के लिए, तो एक का फायदा हो रहा है, लेकिन मैंगो प्लांट को उससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, ओके। फिर बार्निकल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कैटल इरिगेट बर्ड, कैटल इरिगेट बर्ड क्या होता है, वो बर्ड जो कि कैटल के ऊपर बैठ जाएगी, तो वो कैटल के ऊपर बैठ जाएगी और कैटल जब भी किसी झाड़ी में जाएगी तो वहां पे जाके जो भी इंसेक्ट है उन्हें पिक कर लेगी आपकी बर्ड। तो ये देखने के लिए मिलता है कैटल इरिगेट बर्ड में। फिर है आपका क्लाउन फिश। क्लाउन फिश जो आपको देखने के लिए मिलती है, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, क्लाउन फिश में ये क्लाउन फिश बर्ड, आपका फिश क्लाउन फिश, और ये बर्ड नहीं है, क्लाउन फिश स्नेल आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर भी आपको क्या देखने के लिए मिलता है, कमेंसलिज्म, ओके। सो ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे दो स्पीशीज होंगी S1 एंड S2। सो S1 एंड S2 ये दोनों क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी, और जब इनका इंटरैक्शन होगा सो एक स्पीशीज को क्या होगा, बेनिफिट होगा, और एक स्पीशीज का क्या होगा, लॉस होगा, या फिर उसको हम बोल सकते हैं हार्म होगा। तो जिसको बेनिफिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका पैरासाइट, और जिसको हार्म होगा उसको बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट। तो पैरासाइट को प्रॉफिट हुआ है या फिर हम बोल सकते हैं बेनिफिट मिला है, और होस्ट को क्या हुआ है, हार्म, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है पैरासाइट में, एग्जाम्पल्स बैक्टीरियोफेज ऑन बैक्टीरिया, तो वायरस बैक्टीरिया ईटिंग वायरस,
आपका बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे होंगे तो ऑब्वियसली उसको हार्म करेंगे। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या देखने के लिए मिलता है, ये नेस्ट है क्रो का। क्रो के नेस्ट में जब आपका कुकू कुकू या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कोयल, जो एग्स ले करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। ओके। एंड कसकुटा, कसकुटा क्या है आपका, पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट जो कि आपको क्या देखने के लिए मिलता है, हेजिस के ऊपर, हेजिस के ऊपर ग्रो होता है, हेजिस प्लांट के ऊपर। हिपैटिकोला, हिपा हिपैटिकोला, यहाँ पे पी आएगा, हिपैटिकोला फेसिकोला हिपैटिका, इट इज लिवर फ्लूक। ये लिवर फ्लूक में आपको देखने के लिए मिलता है। लिवर फ्लूक में दो आपको इंटरमीडिएट देखने के लिए मिलता है, एक होता है स्नेल और एक होता है फिश। इसकी लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल क्या है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस दो इंटरमीडिएट वाली लाइफ साइकिल है लिवर फ्लूक की। अब दो टाइप के आपको देखने के लिए मिलते हैं पैरासाइट, एक्टो एंड एंडो। एक्टो मतलब जो कि ऊपर रहेगा, उस पैरासाइट मतलब होस्ट बॉडी के ऊपर रहेगा पैरासाइट, तो ऊपर। और एंडो मीन्स अंदर, मतलब वो अंदर रहेगा। जो ऊपर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कसकुटा जो आपका पैरासिटिक प्लांट है। और जो अंदर रहता है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फैसिकोला हिपैटिका। ये एच है, हिपैटिका, फैसिकोला हिपैटिका। और ऊपर रहने वाले आपका टिक्स भी हो जाएगा, जो आपके डॉग्स के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। ओके। द नेक्स्ट वन इज प्रिडेशन। प्रिडेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, दो स्पीशीज होंगे अगेन, S1 एंड S2। S1 एंड S2 इंटरैक्ट करेंगी आपस में, आपस में इंटरैक्शन इनका देखने के लिए मिलेगा। एक को क्या होगा, प्रॉफिट, एक को होगा लॉस, यानी कि एक का फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है। जिसका फायदा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका प्रिडेटर। और जिसका नुकसान हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रे। तो प्रेडेटर जो है वो प्रे पे डिपेंड करेगा, मतलब प्रेडेटर जाके प्रे को खा जाएगा। इसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो जो मोनार्च बटरफ्लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रेडेशन का। यहाँ पे मोनार्च बटरफ्लाई में देखने के लिए मिलता है जब ये आपकी कैटरपिलर स्टेज में होती है, कैटरपिलर स्टेज में, तो ये वीड्स के ऊपर जितनी भी जो आपकी टॉक्सिक वीड्स होती है, तो कुछ वीड्स के ऊपर ये क्या करती है, फीडिंग करती है। और जब ये बड़ी हो जाती है मोनार्च बटरफ्लाई, तो सब लोग जितने भी होस्ट होते हैं, कोई भी इसे खाना नहीं चाहता क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बुरा होता है। तो कोई भी अगर होस्ट इसको, कोई भी प्रेडेटर इसको खाएगा तो उसे बहुत ज्यादा टॉक्सिक या फिर आप बोल सकते हो बहुत कड़वा टेस्ट आता है, जिसकी वजह से वो मोनार्च बटरफ्लाई को कोई भी प्रेडेटर नहीं खाता। ओके। तो क्यों नहीं खाता, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, उसके पास, उसकी बॉडी में कुछ ऐसा आप बोल सकते हो, ऐसा मटेरियल उसके पूरे ब्लड में घूम रहा है जो कि कड़वा टेस्ट देता है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी कैटरपिलर स्टेज में उसने वीट प्लांट पे फीड किया था। नेक्स्ट वन इज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के पास क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं। स्पाइन्स मतलब कांटे, जैसे आपका कैक्टस हो गया, तो कैक्टस के पास स्पाइन्स होते हैं ना, जिसकी वजह से कोई भी लाइक एनिमल उसके पास जाएगा तो उसको वो पिंच होगा। देन आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये क्या होता है, एक तरीके का आप बोल सकते हो सिक्रीशन जो कि प्लांट देता है, ताकि जो उसके जितने भी हर्बीवोरस आपके फीडर्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, वो उससे दूर रहें और आके प्लांट को ना खाएं। तो ये आपका सिक्रीट करता है प्लांट। फिर है आपका अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट की स्टारफिश। जब ये स्टारफिश को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, तो उस जगह से मोर देन 10 इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ओके, तो ये बिल्कुल खत्म हो गई, अब देखने के लिए नहीं मिलती। मोर देन 10 इन्वर्टिब्रेट्स, कहाँ से, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से। नेक्स्ट है आपका अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में क्या देखने के लिए मिलता है, दो स्पीशीज होती है S1 S2, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगी और रिजल्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक को लॉस होगा और एक का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। एक को लॉस होगा और एक को इफेक्ट कुछ नहीं होगा। बात कर लेते हैं पेनिसिलियम की। तो पेनिसिलियम क्या क्या होता है, पेनिसिलियम क्या है आपकी, एंटी बायोटिक।
सो एंटीबायोटिक क्या करेगी, अगर हमने कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे इसे ग्रो करवाया तो क्या होगा, ये जितना भी लाइक वहां पे जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देगी, तो एक का तो क्या होगा, लॉस। लेकिन इस पेनिसिलियम को ना तो कोई बेनिफिट होगा, नॉर बेनिफिट, नो बेनिफिट नॉर हार्म, ना तो इसको कोई हार्म होगा और ना इसे कोई बेनिफिट होगा पेनिसी उस बैक्टीरिया को किल करने से। ओके, तो ये चीज हमें देखने के लिए मिली। अब बात कर रहे हैं हम कॉज गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो दो प्रिंसिपल है जो कि एग्जाम में आते हैं, एक तो गॉस का है और एक है आपकी रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होती है, सपोज कर लो कोई दो स्पीशीज है एक ही आपके एरिया में रह रही है, एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर रीजन में रह रही है, तो वो क्या करती है, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेती है। मतलब ये वाला एरिया मेरा और ये वाला फर्स्ट इस लाइन से इधर वाला एरिया मेरा और इस इधर वाला दूसरी स्पीशीज का, तो वो अपनी अपनी जगह पे ग्रेस करती रहेंगी, खाती रहेंगी, आराम से वहां पे रहेंगी। तो इसको बोलते हैं हम रिसोर्स पार्टनरशिप। ओके, इट इज रेफर टू द फिनोमिना इन विच species facing competition might evolve mechanism that produce and promote co-extinction rather than exclusion। तो इससे क्या होगा, ये इधर रहेगी एक स्पीशीज S1 इधर रहेगी, S2 इधर रहेगी, तो इसमें कंपटीशन होगा ही नहीं ना। अब ये अपने आराम से एक इधर रहेगी एक इधर रहेगी, तो ये अपना आराम से अपनी लाइफ जी देंगी। ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आपके आता है, बहुत पूछी जाती है, बहुत इजी है। इसे ऐसे याद कर लोगे कि इन्होंने हाफ हाफ पार्टीशनिंग कर दी, तो इसे आराम से आप लिख पाओगे अपने एग्जाम में। दूसरी आपका जो डेफिनेशन है या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल है, वो है आपका गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्ड ये जो प्रिंसिपल है गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, ये कहता है अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, मतलब एक S1 है और एक S2 है, ये एक ही जगह पे रह रही है और ये इनकी एक ही फूड हैबिट है। तो सपोज कर लेते हैं एक आपका गोट है, ओके, जो S1 है वो गोट है और जो S2 है ये आपका रैबिट है, और ये इसी वाले गार्डन में रहते हैं और ये गार्डन फिक्स है। ओके, ये वाला जो गार्डन है ये फिक्स है। अब क्या हुआ, जो रैबिट है वो तो इधर उधर घूमता रहता है आराम से, तो रैबिट क्या करेगा, यहाँ से भी पार्ट खा जाएगा, यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी खा सकता है। ये जो गोट है या फिर आप बोल सकते हो टॉर्टोइज है, ये टॉर्टोइज नहीं, टॉर्टोइज का एग्जाम्पल नहीं लेते, आपका गोट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये गोट बहुत लेजी है, ये इतनी इजीली मूव नहीं करती, तो ये गोट क्या करेगी, ये एक ही जगह फिक्स रहेगी। यहाँ से इसने खा लिया, ये बहुत बड़ा गार्डन है, ओके, दिखने से लग रहा है, अगर ये यहाँ से खाती है तो यहीं से खाती रहती है, कभी कभी हाँ थोड़ा और घूम लेती है तो इतने एरिया से खा लेगी, लेकिन ये पूरी जगह नहीं घूमती, एज सेम एज रैबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि रैबिट ज्यादा से ज्यादा जितनी भी ये रिसोर्सेज है ना, ये खा जाएगा जल्दी से जल्दी, और गोट को फिर कम खाना खाने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि गोट कैसी है आपकी, ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा सुपीरियर नहीं है, सुपीरियर नहीं है, तो सुपीरियर नहीं है मतलब क्या है, इंफीरियर है, सुपीरियर नहीं है मतलब इंफीरियर है। और यहाँ पे सुपीरियर कौन है, सुपीरियर है यहाँ पे रैबिट आपका। तो जो इंफीरियर वाली होती है स्पीशीज वो आपको कम देखने के लिए मिलेगी, ऑब्वियसली उसे खाना कम मिल रहा है, और रैबिट तो आराम से घूम घूम के हर जगह खाना खा रहा है। तो जो अगर एक ही जगह पे दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो और वो एक ही टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक ही जगह पे रहे, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो कम इंफीरियर वाली है, कॉम्पिटेटिवली इंफीरियर वन, वो हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाती है उस जगह से, और जो दूसरी वाली सुपीरियर वाली है सिर्फ उधर ही देखने के लिए मिलती है। यही कहता है आपका गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist for long time period, and the competitively inferior one will be eliminated eventually. This may be true if the resources are limited but not otherwise. So obviously resources are always limited. नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर आप बोल सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपको चार देखने के लिए मिलता है। पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। सो इट इज फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये फॉर्मूला क्या कहता है, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। ये क्या देखने के लिए मिलता है आपको, यहाँ पे बी डिनोट कर रहा है आपके बर्थ को, बर्थ मतलब नेटिलिटी,
प्लस आई मीन्स इमिग्रेशन, नंबर ऑफ पीपल जो एक पॉपुलेशन में आके ऐड होते हैं वो इमिग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस डी मॉर्टिलिटी को कहते हैं, प्लस ई विच इज इमिग्रेशन। ओके, तो ये हमें दिखाता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। फिर है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पे दो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल है। नंबर वन है आपका एक्सपोनेंशियल और नंबर सेकंड है आपका लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक में डिफरेंस क्या है? एक्सपोनेंशियल में आपको क्या देखने के लिए मिलती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है, जैसे कि डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। और जो लॉजिस्टिक कर्व है, तो एक ये तो आपका जे शेप्ड कर्व होता है, जे शेप्ड कर्व, और ये आपका क्या होता है? एस शेप्ड कर्व। तो ये जो दो कर्व आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जे शेप्ड और एस शेप, आपको इसमें यही देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिलती है और इसमें आपको कैसी देखने के लिए मिलती है? एस शेप कर्व वाली ग्रोथ। तो और ये इसका फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।